लास्ट क्लास में मैंने वेक्टर डीएनए पढ़ाया था। वेक्टर डीएनए का सबसे मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल प्लाज्मिड के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था, मैं उस पर बैक नहीं जाऊंगा। फिर मैं बता रहा हूं कि वेक्टर डीएनए के कई सारे और भी एग्जांपल हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज डीएनए। अच्छा, बैक्टीरियोफेज जब मैंने बोला तो आपको कुछ बात याद आया? याद करो, मैंने जिस दिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए होता है, ये मेन डीएनए और ये प्लाज्मिड डीएनए। बैक्टीरिया को भी नुकसान करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है और वो है वायरस। याद करो, तो मैंने कहा था जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियो बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए होता है ना, इस डीएनए को भी हम एज अ वेक्टर डीएनए यूज करने लग गए हैं। अब आप सोचो कि हम वेक्टर डीएनए को एज अ बैक्टीरियोफाज डीएनए को एज अ वेक्टर डीएनए यूज करने लग गए हैं। अब बोलो कैसे? एक बात बताओ, आपको ये नेचुरली पता है ना कि ये पर्टिकुलर वायरस जहां अटैक करेगा वहां ये अपने डीएनए को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। ये नेचुरली पता है ना, पढ़ाया है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ाया था। तो जब ये ट्रांसफर कर देगा तो हम अगर इसके साथ कोई अपना डिजायर जीन जोड़ के रख दे यहाँ पे पहले से, तो क्या डिजायर जीन का भी ट्रांसफर हो जाएगा? यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा। यस। तो इस कदर बैक्टीरियोफाज डीएनए एज अ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल एक्ट करता है। और इसकी साइज है, मतलब कितना लंबा डीएनए को कैरी कर सकता है, तो 9 से 23, 9 to 23 किलो बेस पर लंबे डीएनए को ये कैरी कर सकता है, इसकी जीन कैरिंग कैपेसिटी है। अब कौन कौन से एग्जांपल बैक्टीरियोफाज डीएनए के हैं जो एज अ वेक्टर डीएनए एक्ट करते हैं? दो एग्जांपल आप याद रखोगे, एक है लैम्डा फेज। क्या लैम्डा फेज बोलते कुछ याद आया? पॉलबर्ग। आरडीएनए एंटी। पॉलबर्ग, हाँ। यस। सबसे पहले जीन ट्रांसफर इन्होंने किया था बाय द हेल्प ऑफ लैम्डा फाज। कहां से? SV40 वायरस। SV40 वो भी वायरस। वायरस से लिया था, वायरस का डीएनए, वायरस के ही, बैक्टीरियोफाज वायरस के ही वेक्टर डीएनए का यूज करके ई कोलाई में ट्रांसफर किया था। तो वहां पे एज ए वेक्टर डीएनए कौन यूज हुआ था? लैम्डा फाज का डीएनए। लैम्डा फाज कौन है? एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफाज डीएनए। ऐसा ही होता है M13, ये भी बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसका भी डीएनए जो है एज अ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल यूज होता है। तो ये एज अ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल यूज होता है। नेक्स्ट है, कुछ वायरस हैं, ये तो बैक्टीरियोफेज वायरस बताया जो बैक्टीरिया में अटैक करता है। अरे जो बैक्टीरिया में अटैक करता है उसका बताए ना, तो ये किसके लिए यूज होगा? बैक्टीरियल सेल के लिए ना, बैक्टीरियल सेल के लिए यूज होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जहां होस्ट सेल बैक्टीरिया होगा। अब है कुछ प्लांट और एनिमल वायरस जो प्लांट पे अटैक करते हैं, एनिमल पे अटैक करते हैं, हम उनको भी एज अ वेक्टर डीएनए आजकल यूज करने लग गए हैं। जैसे CMV, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, नाम से पता चल रहा है किस पे अटैक करता होगा? प्लांट पे। प्लांट सेल। अच्छा मुझे बताओ, प्लांट के लिए कल मैंने आपको दो और प्लाज्मिड डीएनए बताया था प्लांट के लिए, आज तो एक वायरस बता रहा हूँ, कल और दो वेक्टर डीएनए बताया था प्लांट के लिए। टीआई प्लाज्मिड, TI आरआई plasmid प्लाज्मिड। and RI plasmid is a type of plasmid which is used as a vector DNA in the case of plant। और आज मैं वायरस बता रहा हूँ, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, वायरस प्लांट वायरस यूज्ड एज अ वेक्टर डीएनए इन प्लांट। नेक्स्ट है एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस और रेट्रोवायरस। आपको पता है ये तीनों की तीनों एनिमल वायरस हैं। एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस, रेट्रोवायरस, ये तीनों एनिमल के लिए यूज होता है। अगर मैं इसमें मोज पूछूं कि एनिमल के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायरस कौन है एज अ वेक्टर डीएनए? रेट्रोवायरस। और जैसे मैं रेट्रोवायरस बोलूं तो आपको HIV याद आना चाहिए। हेलो, HIV इज द मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस द ग्रुप, HIV is the member of retrovirus, human immunodeficiency virus, the member of retrovirus। तो रेट्रोवायरस, हर्पीस वायरस, एडिनो वायरस, ये तीनों एनिमल सेल में यूज होते हैं एज अ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। बट एडिनो वायरस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वायरस एज अ वेक्टर डीएनए इन एनिमल सेल। फिर ऐसे एक और वायरस है SV40 वायरस, ये माउस के लिए यूज करते हैं, जहां माउस एज अ होस्ट सेल होता है। फिर बोल रहा हूं SV40 बोलते ही कुछ याद आना चाहिए, पॉलबर्ग। पॉलबर्ग। पॉलबर्ग ने SV40 का क्या लिया था? डिजायर्ड जीन या वेक्टर डीएनए? पॉलबर्ग ने एक्टिव डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन। लेकिन आज मैं क्या बात कर रहा हूं कि SV40 वायरस का डीएनए एज ए वेक्टर डीएनए भी यूज होने लग गया। अब बोलो, कंपेयर कर लोगे? तो SV40 वायरस माउस के केस में यूज होता है, एनिमल के केस में एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस, रेट्रो वायरस, और प्लांट के केस में कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस।
These all are plant and animal virus used as a vector DNA molecule in genetic engineering. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉस्मिड। नंबर 4। नंबर 1 क्या बताए थे? प्लाज्मिड। नंबर 2 क्या बताए? बैक्टीरियोफेज डीएनए। नंबर 3 क्या बताए? प्लांट एंड एनिमल वायरस। और सबका कुछ कुछ एग्जांपल बताए। नंबर 4 कैटेगरी जो यूज होता है एज अ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, कॉस्मिड। क्या है? कॉस्मिड। पता है एक्चुअल में ये कॉस और मिड अलग अलग जगह से आया है, दोनों को कंबाइन किया गया है। ये तो बैक्टीरियोफाज अभी बताए थोड़ी देर पहले, अरे बैक्टीरियोफाज नहीं बताए थे, बैक्टीरियोफाज। तो उसका जो डीएनए होता है ना, यस तो बैक्टीरियोफाज के डीएनए में कॉस साइट होता है, डीएनए में स्पेसिफिक साइट होता है, इसको बोलते हैं कॉस साइट। केवल उस कॉस साइट, जैसे मान लो कॉस साइट है, केवल उस कॉस साइट को निकाल लेते हैं साइंटिस्ट, लैब में बनाते हैं और उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। या आरडीएनए नहीं बना, ध्यान रखना। ये कॉस साइट बैक्टीरियोफाज से निकाल के प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ के एक नया वेक्टर डीएनए बनाया। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मैं अकेले में इस बैक्टीरियोफाज का कैरिंग कैपेसिटी बोलूं तो कितना है? जल्दी बताना। 9 से 9 से 23 23। अगर मैं किलो बेस पे अकेले में प्लाज्मिड डीएनए का कैरिंग कैपेसिटी पूछूं तो कितना है? 800 से 1000 800 से 1000। वो तो बेस 1000 बता दिए तुम। बेस 8 से 10 किलो बेस पेयर, सॉरी 0.8 से 10 0.8 किलो बेस पेयर। तो ये तो क्या है आपका अकेले में प्लाज्मिड का, और अकेले में बैक्टीरियोफाज का। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्लाज्मिड डीएनए का अलग से अलग कैरिंग कैपेसिटी है, और इस कॉस साइट का अलग से, मतलब कि इस पूरे बैक्टीरियोफाज का अलग कैरिंग कैपेसिटी है। और बताओ कैसे हो? क्लास ले रहा हूं, मिलता हूं बाद में, ठीक। तो अलग कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। और इन दोनों को जब कंबाइन किया जाए तो एक नया कैरिंग कैपेसिटी आता है, और वो है 30 से 45 किलो बेस पेयर। तो मुझे बताओ कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गया कि घट गया? अरे बढ़ गया ना, बढ़ गया। बढ़ गया ना। अब आपको समझ में आया कि लैब में आर्टिफिशियली साइंटिस्टों ने ये कॉस्मिड क्यों बनाया। अच्छा, कॉस कहां से उठाया? कॉस साइट ऑफ बैक्टीरियोफाज डीएनए। और मिड कहां से उठाया? प्लाज्मिड का जो मिड है वहां प्लाज्मिड से मिड उठाया, और एक आर्टिफिशियल वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया। अब आप बोलोगे सर ठीक है, इसका कैरिंग कैपेसिटी तो क्या है? 30 से 40 किलो बेस पेयर, लेकिन ये एंटायर जो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल बना उसका साइज क्या है? तो ये एंटायर वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा नहीं है, 12 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस, बस सिंपल। 12 ही बेस पेयर का लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, सर्कुलर है, और ये कैरी करता है 30 से 45 किलो बेस पेयर डिजायर्ड जीन को। और इतना ही नहीं, जब ये ट्रांसफर करते हैं हम, बैक्टीरिया में ही ट्रांसफर में यूज होता है, जब ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रोकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग और रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है ये कॉस्मिड। इसीलिए कॉस्मिड एक अच्छा आर्टिफिशियल वेक्टर माना जाता है बैक्टीरिया के लिए। तो कॉस्मिड क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं फाज्मिड। जैसे कॉस्मिड एक आर्टिफिशियल वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है, ऐसे ही फाज्मिड भी वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है। कॉस्मिड बना है कॉस साइट ऑफ बैक्टीरियोफेज प्लस प्लाज्मिड से, और फाज्मिड बना है डीएनए ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरियोफेज। अच्छा देखो, अभी मैंने बैक्टीरियोफेज बताया था, ये फिलामेंटस नहीं है। ये फिलामेंटस है क्या? नहीं है, ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल जैसा वायरस है, नॉट फिलामेंटस। कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर के होते हैं, तो अगर उसका डीएनए निकाल लें और प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें तो फाज्मिड बनता है। लेकिन नॉर्मल बैक्टीरियोफेज का कॉस साइट अगर प्लाज्मिड के साथ जोड़ दें तो कॉस्मिड बनता है। अंतर समझ में आया? इसका कॉस्मिड का जीन कैरिंग कैपेसिटी 30 से 45 है, जबकि फाज्मिड का कैरिंग कैपेसिटी, जीन कैरिंग कैपेसिटी 10 किलो बेस पेयर है। दोनों ही आर्टिफिशियल वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल है। हमारे पास कुछ और भी आर्टिफिशियल वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल हैं, जैसे, और बता रहा हूं, जैसे आज के डेट में हमने कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोजोम ही बना लिए हैं, जैसे बैक, यैक और मैक। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। जब मैंने इन तीनों का नाम लिया तो आपको कुछ याद आया क्या? पहले का पढ़ाया हुआ, ये कहां पे नाम आया पहले? आर्टिफिशियल क्रोमोजोम में बैक, यैक, मैक, इसका नाम पहले आ चुका है, इसका जिक्र। मॉलिक्यूलर। हाँ मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर में भी कहा? टॉपिक का नाम बताओ स्पेसिफिकली।
टॉपिक का नाम बताओ। क्रोमोसोम का जो डुप्लीकेशन ये सब जो बता रहे थे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सॉरी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आपको मैंने बताया था कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किए गए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम ह्यूमन के क्रोमोसोम के, ह्यूमन के डीएनए के सीक्वेंसिंग के अलावा कुछ और भी ऐसे सीक्वेंसिंग कर लिए हैं, और कुछ ऐसे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग वगैरह भी कर लिए हैं जो आजकल हमारे यूज में लेते हैं, जैसे बैक यक मैक बताया था तब। और इसकी जीन कैरिंग कैपेसिटी भी बताया था मैंने कि बैक यक और मैक एज ए वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तब भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। बैक का जीन कैरिंग कैपेसिटी है 50 से 300 किलो बेस पेयर, बैक्टीरिया के लिए यूज होता है। यक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ईस्ट के लिए यूज होता है, इसका जीन कैरिंग कैपेसिटी है 100 से, सॉरी 1000 से 2500 किलो बेस पेयर। और मैक का है मोर देन 2000 किलो बेस पेयर। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो यूज होता है एज ए वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, बैक यक मैक, इन तीनों में सबसे ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी किसकी है? बैक यक मैक में किसकी है सबसे ज्यादा? मैक का। मैक। मैक। क्योंकि बच्चे सोचते हैं यहाँ 2500 लिखा है, 2500 देख के बोल देते हैं ज्यादा है। अरे भैया यहाँ मोर देन 2000 लिखा है, और मोर देन 2000 2500 से भी ज्यादा होता है, मतलब 2600 भी तो मोर देन 2000 ही होता है ना। तो आप मैक की बताएंगे ज्यादा, ठीक है। अब आते हैं एक लास्ट में एक और डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, जिसका नाम है ट्रांसपोजोन। इसको कॉमनली जंपिंग जीन कहते हैं। एक लेडी साइंटिस्ट थी जिसका नाम था MMC क्लिंटॉक, इसको लेडी मंडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स में बहुत काम किया। इन्होंने मेज प्लांट के एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको बोलते हैं एसीडीएस एलिमेंट, मेज के प्लांट में, तो मेज के एसीडीएस एलिमेंट में उन्होंने डिस्कवर किया कि एक पर्टिकुलर जीन है, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, और ये पर्टिकुलर जीन है, ये मान लो कोई पर्टिकुलर जीन है, ये यहां से जंप करके ये अपने लोकस, डिफरेंट लोकस पे आ जाता है। एक बार बताओ, अगर कोई ऐसा कर रहा है तब तो हम इसको वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल यूज कर ही सकते हैं ना। डीएनए खुद जंप कर रहा है, डीएनए खुद अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको भी एज ए वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल यूज किया जाता है। कुल मिला के मैंने आपको वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल के 7 टाइप्स बताए। जल्दी से मैं आपको लिस्टिंग करा रहा हूं कौन कौन। प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज डीएनए, प्लांट एनिमल वायरस, कॉस्मिड फेजमिड, बैक्टीरियल सॉरी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जिसमें बैक यक मैक बताया, और ट्रांसपोजोन। आपको मैंने प्लाज्मिड में टोटल 7 एग्जांपल्स बताए, बता सकते हो क्या? PBr322, PBr327, PUC18, PUC19, TI प्लाज्मिड, RA प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हुआ, सारे प्लाज्मिड हो गए। अब आता सेकंड कैटेगरी, बैक्टीरियोफाज। कौन कौन से बैक्टीरियोफाज बताए? लैम्डा फाज और M13 फाज, तो हो गए, तो सेकंड हो गया बैक्टीरियोफाज। कॉस्मिड और फाजमिड अलग अलग बता दिया। कॉस्मिड कॉस साइट और बैक्टीरियोफाज डीएनए और प्लाज्मिड को मिला के। फेजमिड फिलामेंटस बैक्टीरियोफाज का डीएनए और प्लाज्मिड को मिला के। कॉस्मिड फेजमिड हो गया। अब क्या, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। प्लांट वायरस एनिमल वायरस एक कैटेगरी होगा, इसमें कई सारे एग्जांपल पता है, जैसे कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस बताए प्लांट के लिए, एडिनो वायरस, रेट्रो वायरस, हर्पिस वायरस, सब बताए एनिमल के लिए, और माइस के लिए बताए SV40 वायरस, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज्ड एज अ वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, बैक यक मैक, 3 एग्जांपल बताए, तीनों का कैरिंग कैपेसिटी बताया, और ट्रांसपोजोन। तो ये सारे कैटेगरी आपको एटलीस्ट नीट लेवल पर इतना तो आना ही चाहिए, इतना ही नहीं है बहुत है, इतना तो आना ही चाहिए, और सभी का जीन कैरिंग कैपेसिटी जरूर आना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बताओ क्या अपना जो सेकेंड टूल्स था वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल वो भी समाप्त हुआ? जल्दी बोलो। सेकेंड टूल्स वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे समाप्त होता है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पे, दैट इज द पैसेंजर डीएनए। यहां तक कोई डाउट है? सर ये जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, तो मतलब जैसे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तो बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। यस, बैक्टीरिया के लिए, इसलिए नाम नाम उसका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम रखा गया है, बैक्टीरिया में ही यूज करते हैं। यक ईस्ट में, मैक मैमल्स में। यस सर, ठीक। और बताओ, और कोई डाउट है? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में अभी।